हाय फ्रेंड्स, ये हमारा पीआईक्यू सीरीज थर्ड वीडियो है इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर मैं पीआईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और साथ में कंसेप्ट भी आपके क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंपेरेटिव एंड द इंडिकेटिव प्लानिंग इज दैट। देखिए आपको पहले ही क्लियर कट करना चाहता हूँ कि जो इंपेरेटिव होता है, इंपेरेटिव, उसके अंदर भाई गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है। जहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होगा वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी। साथ ही साथ जहां पे गवर्नमेंट का रोल होता है वहां पे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। जहां पे गवर्नमेंट का रोल होता है वहां पे मार्केट मैकेनिज्म बहुत कम होते हैं, बिकॉज मार्केट का रोल बहुत कम रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम रहेगा। वही अगर जहां पे इंडिकेटिव की बात करोगे, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर पूरा डोमिनेट करता दिख रहा है, मार्केट अपने हिसाब से काम कर रहा है, मार्केट के हिसाब से सब चीजें डिसाइड हो रही हैं। ओके, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी बिकॉज प्राइवेट इन्वॉल्व है, तो प्राइवेट लुक आफ्टर द एफिशिएंसी एंड ऑल, यू नो दैट। गवर्नमेंट का अपना है, चलता है, चल रहा है, एफिशिएंसी के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। ओके, ऑल दो अब तो बढ़ भी रहा है, बट देन टू ओके। इन द केस ऑफ द इंपेरेटिव प्लानिंग, अब देखिए द मार्केट मैकेनिज्म इज एंटायरली रिप्लेस्ड बाय द कमांड हायरार्की। देखिए इंपेरेटिव क्या बोला था भाई कि गवर्नमेंट, कमांड हायरार्की मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही तो हमें देखने को मिलता है, बाबू साहब हैं, फिर उसके नीचे एक और हैं, फिर उसके नीचे एक और हैं, ये सब चलता है सिस्टम। तो इंपेरेटिव मतलब गवर्नमेंट, कमांड हायरार्की, और यहां पे इंडिकेटिव मतलब मार्केट सिस्टम, जिससे उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव की जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। इन द केस ऑफ द इंडिकेटिव, इंडिकेटिव क्या बात हो रही है, ध्यान दीजिए। इंडिकेटिव यहां पे मार्केट, इंपेरेटिव सरकार, इंडिकेटिव मार्केट, इंपेरेटिव सरकार। ऐसे दिमाग में बैठा लो यार, क्योंकि रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन। इंडिकेटिव कभी कभी सिर्फ इंपेरेटिव के ऊपर देंगे, कभी कभी सिर्फ इंडिकेटिव के ऊपर देंगे, इसीलिए। तो इंडिकेटिव अगर बोलूं मैं तो दिमाग में आना चाहिए आपके मार्केट की बात हो रही है। देखिए इन द केस ऑफ द इंडिकेटिव प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ नेशनलाइज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिकेटिव क्या है, प्राइवेट सेक्टर है ना। जब इंडिकेटिव प्राइवेट सेक्टर है तो यहां पे नेशनलाइज करने की जरूरत ही क्या है। नेशनलाइजेशन तो गवर्नमेंट जहां पे इन्वॉल्व होती है वहां पे होता है। जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं नेशनलाइजेशन का। जब 1969 में भाई, हम 1966 में हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, किसानों को लोन देने की जरूरत थी भाई, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन लोन कहां से देंगे, हमारे बैंक वाले ही देंगे। बैंक वाले, प्राइवेट वाले बैंक वाले तो देने को तैयार नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया उनको। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर किया ना वहां पे, जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी वो क्या सिस्टम बन गया, इंपेरेटिव। फिर हमें देखने को मिलता है कि आगे की 20 साल तक ऐसी हालत हो गई थी कि बैंक दिवालिया होने की हालत में आ गए थे, ये लेवल आ गया था बैंकों का। तो ये दैट इज द थिंग। नेशनलाइज बैंक आप देख रहे हो, अभी भी वही हालत है नेशनलाइज बैंकों की, लेकिन ठीक है चलिए, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अच्छा, एक्चुअली इसके अंदर ऑप्शंस थे, ऑप्शन नहीं डाल पाया हूं मैं, इसलिए आपको समझा दे रहा हूं मैं कौन कौन सी चीजें हैं। इन द केस ऑफ द इंडिकेटिव प्लानिंग, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिलोंग टू द पब्लिक। अब देखिए इंडिकेटिव क्या है, इंडिकेटिव इज मार्केट, तो पब्लिक के हाथ में थोड़ी होगा, प्राइवेट होगा ना। यहाँ पे ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अदर टाइप, अदर टाइप मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंपेरेटिव टाइप। इंपेरेटिव में भाई पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट के हाथ में नहीं होता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। इट्स इजियर टू अचीव टारगेट इन द इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या है, सरकार है, क्या सरकार कर पाएगी टारगेट अचीव, कभी कर पाती है। तो यहां पे दिस इज अ स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगर वही इंडिकेटिव लिखा होता तो स्टेटमेंट मान लेते, सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड अंडर द आईआरडीपी इन द, एक्चुअली क्या हुआ, मैं थोड़ी देर पहले भी वीडियो ले रहा था इसी के ऊपर, तो थोड़ा आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई थी। ओके, इरेज करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड अंडर द आईआरडीपी इन द 7th प्लान। देखिए पहले पता होना चाहिए कि आईआरडीपी का जो कंसेप्ट था वो कौन से प्लान में आया था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आईआरडीपी का जो कंसेप्ट था, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो कंसेप्ट है, लिख लो पहले, लिख लो, वैसे बता देता हूं मैं, 2 सेकंड। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको बता देते हैं, ऐसे कुछ 4-5 प्रोग्राम आए थे 6th 5-year प्लान के अंदर। 6th 5-year प्लान के अंदर ऐसे 4-5 प्रोग्राम थे। पर्पस क्या था, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे, हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे। उसके बाद और क्या प्लान था भैया, हम अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएंगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस रूरल फैमिलीज को दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा पुअर फैमिली को। ये टारगेट था हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या चीज लाई थी, ये भी लिख लो, सारी चीजें एग्जाम में पूछी हुई हैं। दूसरी चीज लाई थी हमने, नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये हमने कब लाया था? ये हमने लाया था अपने 6th ईयर प्लान में। ये भी 6th ईयर प्लान में आया था। ये जो चीजें लिखवा रहा हूं सब 6th ईयर प्लान में आई थी, ठीक है। उसको 7th ईयर प्लान में थोड़ा सा चेंज किया गया था, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है भैया? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये हमने लाया था उसी 6th 5 ईयर प्लान के अंदर लाया था। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, ये 4 चीजें लाई गई थी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन, ये हमने 4 चीजें लाई थी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल मीडियम टाउन, रूरल एंड मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम टाउन। ओके, ये 4 चीजें लाई थी हमने 6th 5 ईयर प्लान के अंदर, और इसको हमने अपग्रेड किया था 7th 5 ईयर प्लान के अंदर। अब किस पर्पस के लिए किया था भैया? उसको हमने एक हाउस होल्ड अप्रोच तक लेके गए थे, ठीक है। तो IRDP मतलब एक्चुअली क्या था? पहले ब्लॉक लेवल तक था, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल तक था, मतलब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये तीनों तक तो आ चुका था, लेकिन उसको घर घर तक पहुंचाने का हमने 7th 5 ईयर प्लान में काम किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 6th 5 ईयर प्लान आया कब था? तो देखिए 6th 5 ईयर प्लान आया था 1979 से लेके 84 तक था, और 7th 5 ईयर प्लान 84 से लेके 89 तक था। उसके बाद 2 साल कोई प्लान नहीं आया, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज, अदरवाइज जब 6th 5 ईयर प्लान के अंदर चारों चीजें लाई थी ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम दिस टाउन। तो इस टाइम पे हमने इसको तीनों लेवल पे अप्रोच रखा था। ये देखिए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, लेकिन घर तक पहुंचाने का काम हमने 7th 5 ईयर प्लान में किया। उसी चीज को एक तरह से काफी हेल्प हुआ था। ये अपने गरीबी हटाओ का उस टाइम एजेंडा चल रहा था ना, गरीबी हटाओ का जो नारा था वो तो 5th 5 ईयर प्लान में दे दिया गया था। जब इंदिरा गांधी ने 74-75 में इसका नारा दिया था, गरीबी हटाओ, उन्होंने अपने चुनाव के दौरान भी इस चीज को काफी बार बोला है, गरीबी हटाओ, ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग, ये देखो। अब आपको भले कुछ ना पता हो, क्या आप बता सकते हो कि अभी तक अगर मेरे साथ बने हो आप फर्स्ट इस सेशन से, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके नाम पे? रोड दोमर प्लान। क्या पर्पस था? एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगे, डैम्स को बनाएंगे। हीराकुंड डैम को सेटअप किया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को सेटअप किया, भाखरानगर सेटअप किया गया, भाखरानगर सतलुज रिवर पे है, ये सब सेटअप किया गया। क्या बोलते हैं, अब हीराकुंड किस पे है? महानदी पे है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था भाई? महलनोबिस जी के अंडर था। महलनोबिस मॉडल बोलते हैं, जिसमें हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया था उन्होंने। उनका मानना था भाई कि हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे एंड ऑल दिस दैट, ये सब किया था उन्होंने, करेक्ट। उसके बाद अपना थर्ड 5 ईयर प्लान, बोलोगे ये तो हमने सुना ही नहीं भाई। देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलता है चक्रवर्ती मॉडल जिसको बोलते हैं, वैसे ज्यादा करके यूज नहीं होता। इसमें हमने फोकस किया था कि हाउ टू मेक अ बैलेंस, ध्यान से सुनिए, हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर। ये हमने लागू किया था, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं होता, बिकॉज ऑल नो दैट कि उस टाइम पे भाई हमने 2 वॉर लड़ी, उसके बाद अकाल पड़ा 1 साल, मतलब बारिश की कमी हो गई, अकाल पड़ गया था, तो ये सिचुएशन आ गई थी हमारी कंट्री में। तो इसलिए जब भी वॉर होगा तो प्लान्स कैसे सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज पूरा को पूरा फोकस डिफेंस की तरफ चला जाएगा। तो ये चक्रवर्ती मॉडल मतलब चक्रवर्ती जी के अंडर आया था। और जो लास्ट वाला बच्चा है, फोर्थ अशोक रुद्र मॉडल, वैसे तो इसको हम ये भी बोलते हैं अपने गडगिल योजना भी इसको हम बोलते हैं, बिकॉज उस टाइम पे गडगिल जी ने भी अपना उसके ऊपर फोकस किया था कि हम अब सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए 1966 के बाद देखिए 1961 से लेकर 66 तक की तो थर्ड था, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमने उसके बाद प्लान नहीं लाया। हमने यहाँ पे एनुअल प्लान्स लाए, 3 साल के एनुअल प्लान लाए, मतलब 66 से लेकर 67, 67 से 68, 68 से 69 हमने प्लान्स लाए 1-1 साल के, इसको बोलते हैं एनुअल प्लान्स, ठीक है। और उस टाइम पे हमने क्या लागू किया? हमने अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर काम किया। हमें लग गया था कि भाई दिस इज हाई टाइम टू वर्क ऑन द और एग्रीकल्चर सेक्टर, अदरवाइज हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। उस टाइम पे आपको एक इंसिडेंट बताता रहता हूं हमेशा कि अमेरिका से जो गेहूं आता था वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, तो एक बेकार इमेज जाती है एज अ कंट्री हमारी।
तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, और जो हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान था वो हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ने के लिए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, रिलायंस, इसकी हम बातें करते हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान था। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी दिमाग में रखिए, फोर्थ फाइव ईयर प्लान की बात आए हमेशा दिमाग में रखिए, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इसकी बात यहां पे की जाती है, एंड सेल्फ रिलायंस की बात की जाती है। ठीक है, इसी चीज को हमने आगे भी कंटिन्यू किया, हमारे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के उसमें एक और चीज ऐड कर दी गई, गरीबी हटाओ, उसको भी हमने दो ऑब्जेक्टिव हमने फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में कर दिया। और सिक्स फाइव ईयर प्लान तक आते आते हमारा काफी ज्यादा एजेंडा बढ़ गया था। आपने खुद देखा कि यहाँ पे भाई हम 4-5 प्रोग्राम ला रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ला रहे हैं, यहाँ पे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ला रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत उसी चीज को बढ़ाया जा रहा है और ब्रॉडन किया जा रहा है। चलिए, तो ये अशोक रुद्रज मॉडल, मतलब उस टाइम पे ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। अब तुमको लगता होगा कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं बकवास है। देखो, तुम जो कहीं से भी शॉर्ट नोट तुमने पढ़ा होगा, देखो 5 ईयर प्लान अपने आप में लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इतनी सारी, वो भी एक तरह से इकोनॉमिक की हिस्ट्री है। वो तुम जो पढ़ते हो ना, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो उस पूरे सालों में 5 साल में कैसे वो 4 चीजें हुई है जो तुम नोट्स में पढ़ते हो? मैं तो नहीं मानता। 5 साल का प्लान आ रहा था और गिन के तुम 4 चीजें पढ़ते हो, तो दैट इज नॉट द करेक्ट डाटा। बहुत सारी चीजें होती है, एग्जाम में कहां से क्या आ जाए। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि अच्छा बहुत सारी चीजें और भी हुई थी, इसका एक्सपेक्ट क्या था, उसका एक्सपेक्ट। तो दैट्स व्हाई हैव अ क्लियर कट पिक्चर जो हमें समझाएगी चीजों को। कभी कभी हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ होती है 5 ईयर प्लान की, तब हम कर पाते हैं। आपको एग्जाम्पल दूंगा उसका मैं एक, आइए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट मतलब दोनों के हाथ में, हमारे स्टेट लेवल पे भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, सेंट्रल लेवल पे भी होती है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? इट वाज सेट अप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। हाँ, 2015 1 जनवरी को रिप्लेस कर दिया था। इट इज अ फुल टाइम चेयरमैन। देखिए, इट हैज नो फुल टाइम चेयरमैन। ठीक है, इसका फुल टाइम वाइस चेयरमैन होता है, आपको बता दूं मैं। इट डज नॉट हैव अ फुल टाइम चेयरमैन, पहली बात। इट हैज अ फुल टाइम वाइस चेयरमैन। इसके चेयरमैन तो बोलोगे हमारा तो जो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, पीएम साहब हो, तो पीएम साहब फुल टाइम नहीं है ना। फुल टाइम उनका नीति आयोग के ऊपर ही थोड़ी काम हो रहा है। क्या पीएम के पास इतना टाइम है कि दिन भर नीति आयोग के कामों में बैठा हुआ है? नहीं, इट हैज अ फुल टाइम वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं। अब बाकी के जो मेंबर्स इसकी मीटिंग वूटिंग होती है उसकी बात अब करते हैं। वो जब बुलाए जाते हैं मीटिंग तब आते हैं। जैसे कि पीएम हो गया, सुनिए ध्यान से सुनिए, पीएम हो गया, सीएम हो गया, यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेचर हो गया वो होते हैं, मतलब जो यूनिट, जैसे दिल्ली का सीएम होता है और बाकी जगहों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो लोग आते हैं, वहां के हेड होते हैं जो यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली पुडुचेरी के तो सीएम आ जाते हैं। ओके, रीजनल काउंसिल जब होती है तो वहां पे सीएम होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन दे आर नॉट द फुल टाइम मेंबर। जब मीटिंग बुलाई जाती है देन दे कम। सेटअप इन जनवरी, ऑफ कोर्स ये तो सही था। इट इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब नीचे से ऊपर, डाउन टू टॉप, ये अप्रोच है यहाँ पे। नीति आयोग का अप्रोच क्या है? डाउन टू टॉप, ऊपर से नीचे। ठीक है, मतलब एक तरह से ग्राउंड लेवल पे क्या चाहिए उसकी जरूरतों पे भी बात करता है नीति आयोग। दैट्स व्हाई इट्स अ कांसेप्ट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आजकल यही कांसेप्ट चल रहा है, इसी कांसेप्ट पे आजकल काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर पूछो कि इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है, तो देखिए इसकी गवर्निंग काउंसिल में पीएम होता है। पीएम के साथ सारे सीएम, अब बोल लीजिए यूनियन टेरिटरी के सीएम हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जहां जहां पे भी अपना यूनियन टेरिटरी है, और कमिश्नर जो अपॉइंटेड हैं वो आएंगे वहां पे। दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, बट दे आर नॉट द फुल टाइम चेयरमैन। इट हैज अ वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम वाइस चेयरपर्सन, और 4 मेंबर होते हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे, काम कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, Which of the following changes has been taken place in Indian economy after the reform? देखिए, रिफॉर्म जब 1991 में आया, एग्रीकल्चर में जीडीपी बढ़ गया। अरे कहां बढ़ा यार, अभी तक हम समस्या में हैं। एफडीआई फ्लो इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ। कहां पे हमें देखने को मिला भाई कि बाहर से पैसे आ रहे हैं, बाहर से आ रही हैं कंपनियां, ओपन हो रही हैं यहाँ पे। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो आपको लॉन्ग टाइम पे रुकेगी यहाँ पे। There is a difference between the foreign direct investment and the foreign portfolio investment, FPI versus FDI। FPI वर्सेस FDI। अब आपको करा दूंगा मैं दोनों क्या होता है। ओके, तो FPI क्या होता है? जो शॉर्ट टाइम के लिए आता है। जैसे आप शेयर्स में पैसे लगाए, जैसे शेयर गिरा, मतलब ऊपर उठा, पैसे बेच के निकल गए, मतलब बेच के शेयर बेच के निकल गए। FDI ऐसा नहीं होता। FDI आएंगे मतलब इंडिया में आएंगे, अपना कंपनी ओपन करेंगे, जैसे कि मारुति सुजुकी, यहाँ की कंपनी से कॉपरेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे अपना सेटअप करेंगे पूरा। तो FDI यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल के साथ आते हैं, FPI यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल के साथ आते हैं। इसलिए FPI को हम बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
एफडीआई पे भरोसा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हो लोग, ठीक है। जैसे आप जितनी भी फॉरेन कंपनी देखते हो जो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एफडीआई ओनली। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज इंक्रीज, बिल्कुल भाई पैसा आने लगा, तो दोनों यहाँ पे सही है, बी और सी दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, द ऑथर ऑफ द बुक प्लानिंग एंड द पुअर, देखिए प्लानिंग ऑफ द पुअर की जो ये है भाई बाईचंग सिंह मिन्हास, बी एस सिंह मिन्हास बोलते हैं इन्हें, तो इनका नाम है बगीचा बाईचंग, बगीचा सिंह मिन्हास इनका नाम है। ये तो यार नाम बस दिमाग में रख लो, और क्या है, और तो कुछ बोलूंगा नहीं यहाँ पे मैं। और डीआर गडगिल किसके मेंबर हैं भाई, फर्स्ट जो इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बनी थी उसके मेंबर हैं, उसको हेड किया था हमारे महलनोबिस जी ने, और वी आर कीवेर जो राव है वो भी उसके अंदर मेंबर थे, ठीक है। तो गडगिल जी उसके मेंबर रहे हैं। वैसा बेस ईयर क्या होता है, देखिए अभी जो बेस ईयर चल रहा है 2011-12 चल रहा है जीडीपी कैलकुलेशन का, बेस ईयर वो होता है मतलब एक तरह से एक ये वो है कि जिसको हम यूज करते हैं ऐसे ना, एक टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, हम एक कंपेयर करते हैं कि भाई हम बोलते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो किसके कंपेयर में ग्रोथ हो रहा है, हम उसको एज ए बेस ईयर मानते हैं। 2011-12 अभी बेस ईयर चल रहा है, उसको अभी चेंज करने की बात हो रही है वैसे, बट अभी तक तो वही है। ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट, बोलते हैं ना कि आप कंपेयर किससे करते हो, यू जस्ट कंपेयर ना कि जीडीपी आपका ग्रोथ हो रहा है कैसे, सो यू डू दैट, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज, एक कंसेप्ट होता है नॉमिनल जीडीपी का, एक होता है रियल जीडीपी का। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, जब नॉमिनल जीडीपी की बात आए ना, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है, इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड, जो जैसा होता है वैसा दिखा दिया जाता है नॉमिनल जीडीपी के अंदर। ज्यादा करके गवर्नमेंट ये भी दिखाती है कि भाई हमारा ग्रोथ देखिए ऐसा है, तो ये होता है करंट प्राइस पे। नॉमिनल जीडीपी इज नॉट ऑन द रियल प्राइस, बेस प्राइस पे कैलकुलेटेड नहीं होता, वो होता है करंट प्राइस पे, जो अभी का प्राइस चल रहा है उसके ऊपर कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। और जो रियल जीडीपी होता है वो होता है हमारा बेस ईयर के साथ कैलकुलेटेड, बेस ईयर मतलब बेस ईयर के साथ कंपेयर करके उसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, भाई कितना कम ज्यादा हुआ है उसको देख के किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। सो मोर एक्यूरेट तो ऐसे रियल जीडीपी को मानते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे कंट्री नॉमिनल जीडीपी भी दिखाते हैं, बोले देखो हम इतना ग्रो कर रहे हैं सब, ठीक है। तो रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड एंड नॉमिनल जीडीपी इज ऑन द करंट प्राइस। जैसे बोलते हैं ना इस साल हमने कितना ग्रोथ किया, तो नॉमिनल जीडीपी के थ्रू दिखाते हो लोग, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं भाई इस साल हमारा ग्रोथ ऐसे चल रहा है, कंपेयर करके नहीं, सिर्फ वैसे ही बताते हो लोग, ठीक है। उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया उन्होंने करंट प्राइस के हिसाब से बताया, हमारा प्राइस इस टाइम इतना है, वो पिछले साल का कोई कंपैरिजन नहीं वहां पे। तो नॉमिनल जीडीपी इज ऑल अबाउट नो एडजस्टमेंट, इट्स बेस्ड ऑन द करंट प्राइस, ठीक है। तो उसमें रियल जीडीपी का कंसेप्ट बोलते रियल जीडीपी ज्यादा एक्यूरेट है, अभी बात करूं तो मैं। चलिए 11th 5 ईयर प्लान, पहली बात 11th 5 ईयर प्लान यहाँ पे 2007 से लेके 11th 5 ईयर प्लान नहीं, हाँ ये तो 12th 5 ईयर प्लान की बात कर रहा था, हाँ नहीं सही से 2007 से ही तो था, 2012 करेक्ट, 2012 से लेके 2017 तक था, सॉरी 2017 तक था अपना 12th 5 ईयर प्लान के बीच में मोदी जी आ गए तो बोला हटाओ अब नीति आयोग लाएंगे हम लोग। अच्छा क्या भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, देखिए सोशल जस्टिस का जो आपको जो कंसेप्ट मिलेगा वो तो 9th 5 ईयर प्लान में मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है इन द 9th 5 ईयर प्लान, ये भी लिख लो कहीं ना कहीं, बिकॉज एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये 9th 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है, ठीक है। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यस ये हमारा 11th का था, और फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये हमारा 12th का था। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट देखिए तो आपको 8th में मिलेगा, मतलब 8th के अंदर आपको देखने को मिलता है कि हम ज्यादा करके फोकस कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, वैसे तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट का हमेशा फोकस कर रहे थे, लेकिन 7th और 8th में इसके ऊपर ज्यादा और फोकस करने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 7th। कभी कभी क्वेश्चन देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या हम फर्स्ट से ही फोकस नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा कभी कभी ना कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा और कुछ हमें बता दो 11th 5 ईयर प्लान के बारे में, लिख लो यहाँ पे भाई हमारा टारगेट था कि हम लोग चलो यार इतना क्या मतलब, ये तो बहुत डेटा हो जाएगा, छोड़ो, जो चीज इतना इनफ है आपके लिए, इतना मोर देन इनफ है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब मेरे हाथ में पैसा आएगा, सीधी बात करो तो मैं सीधा ये बात पे बात करता हूँ, मेरे हाथ में पैसा कब आ रहा है, और सस्टेन इंक्रीज इन रियल कैपिटल इनकम, मतलब पर पर्सन के हाथ में एक इनकम रेगुलर इनकम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मेरे हाथ में रेगुलर इनकम आ रही है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई कि यहाँ पे पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, सीधी बात यहाँ पे करी, क्या मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है क्या? अगर मेरी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा, वो सिर्फ दिखावा हो रहा है, ठीक है। वो पेपर्स पे है, बस सब पेपर पे है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पर पर्सन पर कैपिटा मतलब पर पर्सन का ग्रोथ कैसा हो रहा है, तो दैट इज अ एक्यूरेट साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। चलिए
द मेन स्लोगन ऑफ द 7-5 ईयर प्लान। तो देखिए भैया, तो यहाँ पे 7-5 प्लान वही था कि प्रोडक्टिविटी की बात करते, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल यही था ज्यादा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका फर्स्ट का था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को बूस्ट किया हमने। तो फ्री वर्क, फूड वर्क एंड द प्रोडक्टिविटी इसका 5 ईयर प्लान का पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ और भी 2-3 चीजें दिमाग में रखिए आप, कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। ये भी लिख लीजिए, कहीं ना कहीं बता देता हूं आपको। फूड ग्रेन, ये भी लिख लीजिए, भी पूछा हुआ है। फूड ग्रेन एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमारा एक टारगेट था इसके थ्रू। वैसे तो फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी भी है, ठीक है, वही है, बहुत बेसिक चीज है। लेकिन अब एक बार थीम जब लिखोगे तो याद रखना। एक बार सोच रहा हूं मैं कंपाइल करके आपको दे दूं, मैं जितने 5 ईयर प्लान है ना, उसको कंपाइलेशन मिल जाएगा, तो दैट विल गिव अ बेटर बूस्ट टू यू, कि सब जगह सब चीज एक साथ आ जाएंगी। ओके, और मेरा टारगेट हो रहा है कि जितने भी 5 ईयर प्लान से रिलेटेड चीजें हैं वो सब चीजें एक साथ आपके सामने आ जाएगी, तो इट विल गिव अ बूस्ट। अदरवाइज आप देखोगे कि जितने भी पढ़ाते हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। मैंने बहुत कम को देखा है कि 5 ईयर प्लान को बहुत डिटेल में जा रहे हैं, अदरवाइज ऊपर ऊपर से जो 4-5 फैक्ट है वो पढ़ा के निकल जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें आपके सामने में ला सकूं, ठीक है। चलिए, हु ऑथर द बुक प्लान इकोनॉमी, ये तो भाई विश्वेश्वरैया जी की प्लानिंग, इन्होंने आगे की 10 साल की प्लानिंग दी थी हमारे लिए। जिस बुक के अंदर उन्होंने ये बोला था कि भाई हमें जो अपना एग्रीकल्चर से उठ के अभी हमें फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ हमें बूस्ट करना पड़ेगा। और अगले 10 साल का इन्होंने प्लान दिया था इसके अंदर, प्लान इकोनॉमी। और इन्होंने कौन से ईयर में दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने दिया था भाई 1934 के अंदर दिया था। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे जेआरडी टाटा का तो छोड़िए, पटोबिस नहीं, इसके ऊपर इतना बात करने लगेंगे तो पूरा अपना निकल ही जाएगा। इंडिया विजन फॉर द 2020 इज प्रिपेयर्ड बाय, इनका नाम था भाई एसपी गुप्ता जी। हम बोल रहे थे कि भाई हम 2020 तक भाई एक इकोनॉमी हो जाएंगे, एक अपना इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो जाएगी, ग्रोथ, हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। वो हम इसके ऊपर वो भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे, हाउ इंडिया कैन बिकम द डेवलप कंट्री बाय 2020। ये जब 2012 में जब ये सब हम लिखा करते थे, हम इसके ऊपर लेक्चर दिया करते थे, बट हुआ कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें दिमाग में रखिए। मल्होत्रा कमेटी, अगर एग्जाम में मल्होत्रा कमेटी आए तो ये लिखिए 1993 में आई थी, और किस पर्पस के लिए आई थी, इंश्योरेंस के रिफॉर्म के लिए आई थी। आज जो बोलते हैं ना इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के लिए आई थी, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी वैसे 2 कमेटीज हैं, लेकिन 1991 की जो कमेटी है, एक नरसिम्हन कमेटी 1 है, नरसिम्हन कमेटी 2 है। तो नरसिम्हन कमेटी 1 है, उसका पर्पस था बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म। वही बैंकिंग सेक्टर जो 1969 में नेशनलाइज किया था बाय द इंदिरा गांधी जी। वो इतना ज्यादा उसके अंदर लूटमार हो रखी थी, इतना ज्यादा उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रखा था, इतना ज्यादा उसके अंदर पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट था कि बैंक डूबने पे आ गए थे, ये हालत, दिवालिया होने पे आ गए थे, ठीक है, ये हालत हो रखी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बहुत चीजें सजेशन दिया, उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा यहाँ पे जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट है ना, उसको हटाओ पहले, अदरवाइज बैंक डूब जाएंगे, कंट्री नहीं चल पाएगी। ये उन्होंने बातें बोली। चलिए अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर तुम्हें समझ है तो कर सकते हो, नहीं समझ है, अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं लिख के देता हूं, तुमसे नहीं होगा, लिख के दे दो कहीं पे, ऐसे लिख लो मैंने बोला है। अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द डिसीजन टू एस्टैब्लिश द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। अब तुम बोलोगे ये सोशलिस्टिक पैटर्न होता क्या है। पहली बात, सोशलिस्टिक पैटर्न दिमाग में है तो दिमाग में रखो एक चीज कि भैया सोशलिस्टिक पैटर्न होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर, क्योंकि उस टाइम वो सेटअप कर रहे थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जैसे कि भाई उन्होंने भाई स्टील प्लांट्स ओपन किए, तो जितने भी वो इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे थे, मोर और लेस एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द पब्लिक सेक्टर ग्रोथ की तरफ जा रहा था। वो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की बात नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान इज टॉक अबाउट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बट इन द पब्लिक सेक्टर। वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, और जब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो सोशल सेक्टर की तरफ वो टारगेट करती हैं, ठीक है। और यहां पे एक और चीज, यहां पे हमारा एक और प्रॉब्लम हुई, हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया है। कैपिटल गुड्स मतलब समझते हो गया, जो मेरे साथ बने हैं वो समझ जाएंगे कैपिटल गुड्स क्या होता है। जो हम बड़े बड़े यहाँ पे इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे हमें बेसिक इंडस्ट्री सेटअप करनी, आयरन और इंडस्ट्री सेटअप करनी, तो बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट्स हमें, तो हमने ऑर्डर्स करके मंगाए। इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, बहुत महंगे होते हैं वो। अब उसी को एक तरह से मैं अभी भाई तुमने तो मंगा लिया बड़े बड़े इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट खराब हो गया, अब तुम वापस भेजोगे, तो उसको ही सप्लीमेंट करने के लिए हमने बेसिक इंडस्ट्री बनाना फिर चालू किया।
जैसे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है ना, उसके ऊपर काम करना चालू किया थर्ड 5 ईयर प्लान में। इसलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्री। लेकिन तब तक हमें समझ में आ गई कि हम एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर आपको देखने को मिलता है अ बैलेंस बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री और इन द बेसिक इंडस्ट्री मेनली। क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री क्यों चाहिए, अब हैवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, ये टारगेट था हमारा। और वैसे बताओ आपको सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर और क्या क्या चीजें हुई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप हुआ था हमारी कंट्री में। हमारा ऑफ कोर्स अगेन एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप हो रहा, तो हम किसके अंडर हो रहा है, गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। अगेन इट्स शोज दैट वी आर टारगेटिंग द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 5 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे, IIT सेटअप हुई थी हमारी, रेलवे लाइंस हमने एक्सपैंड की थी नॉर्थ ईस्ट में। तब पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, एक तरह से गवर्नमेंट अपना पूरा ध्यान, गवर्नमेंट अपने तरीके से यहाँ पे काम कर रही थी। तो दैट इज द सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हारोड दामोदर प्लान कौन सा था भैया, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर रहा था। और हमारा बताओ 2.1 का टारगेट था, हमने 3.6 अचीव किया था। चलिए थर्ड 5 ईयर प्लान बता दिया। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हम ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात करते हैं। और फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से आता है, 1969 से लेकर 74 तक। और आपको बता दिया 1966 से लेकर 69 तक हमारे एनुअल प्लान चल रहे थे। बताया आपको मैंने रीजन इसके पीछे, तो रिलेट करिए यार। अब मैंने बहुत चीजें बता रखी हैं आपको, जस्ट रिलेट दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच 5 ईयर प्लान डिसीजन टू स्टैब्लिश द सोशलिस्टिक, अच्छा रिपीट हो गया, सॉरी रिपीट हो गया। सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान किसने ड्राफ्ट किया था, देखिए जेपी नारायण जी की टारगेट है। सर्वोदय प्लान मतलब सबके लिए, सबकी मतलब यहाँ पे बराबरी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, भूदान मूवमेंट उसी का पार्ट था एक। तो सबके ग्रोथ की बात हो रही है, विलेज लेवल पे अपने एक तरह से एक गांधी जी के प्लान के साथ एसोसिएटेड है। ये बात भी आपको समझाना चाहता हूं मैं, थोड़ा गांधी जी का इसमें एलिमेंट आता है, क्योंकि गांधी जी का यही पर्पस था। मैंने कल आपको बताया था कि गांधी जी का क्या मोटो हुआ करता था। गांधी जी चाहते थे भाई इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, गांव लेवल तक ग्रोथ हो। और गांव लेवल पे ग्रोथ कैसे होगा, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो करेंगे। ये गांधी जी का थॉट था। इसी पर्पस पे आपको देखने को मिलेगा सर्वोदय प्लान, ये दिमाग में रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, श्री राम नारायण अग्रवाल, इन्होंने भाई गांधीयन प्लान दिया था। इन्होंने दिया था गांधीयन प्लान, ठीक है, इन्होंने गांधीयन प्लान दिया था। चलिए, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया हैज अचीव्ड द मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो देखिए हमने अचीव किया था अपने 11th 5 ईयर प्लान में, हमने 11th 5 ईयर प्लान में यहाँ पे अचीव किया था इसको। मेरा ऐसा मानना है ये क्वेश्चन उसी टाइम रेलेवेंट है, क्योंकि 2013 का है, तो 2012 के बाद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दैट इज रेलेवेंट वन। इस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है ये क्वेश्चन, उतना रेलेवेंट नहीं बनता है किसी भी तरीके से। बस एक आइडिया हो, क्योंकि इतने हम नंबर्स नहीं याद कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू रिमेंबर ऑल दिस नंबर्स फॉर योर एग्जाम, सॉरी। बस इतना दिमाग में रखो, 11th 5 ईयर प्लान में किया था, ये 2013 का क्वेश्चन है, तो दैट इज नॉट मच रेलेवेंट, बट ओके यू कैन कैरी विद इट, ठीक है। बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। Who among the following is not a part of the National Development Council? देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं भैया, पीएम होते हैं, स्टेट के सीएम होते हैं। उसके बाद यूनियन टेरिटरी के आपके हेड मिलेंगे, मतलब यूनियन टेरिटरी के सीएम हो गए या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, जो भी मिलेंगे आपको। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। नीति आयोग के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। नीति आयोग के मेंबर कौन है, चेयरपर्सन और 4 जो मेंबर्स वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको बता दी मैंने, ये होते हैं एनडीसी के मेंबर्स, ठीक है। और यहां पे और क्या होगा, तो चलिए सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग, हाँ सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग आता पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड द, क्या था भाई, प्लानिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, देखो ये नहीं होते यहाँ पे। और वाइस चेयरपर्सन तो होते ही, बिकॉज वो तो नीति आयोग के ही हैं। और चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन भी नहीं, तो डी नहीं होंगे और बी नहीं होंगे, दैट्स व्हाई यू विल गो विद द ई हियर, ओके। तो ये देखो मेंबर्स के नाम आप दिमाग में रखो, पीएम सीएम यूनियन टेरिटरीज के हो गए। और हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप किया भाई, हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में सेटअप किया था, ये दिमाग में रखो बस, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is following is not a method to calculate the gross domestic product? कौन सा मेथड नहीं है, तो देखिए भाई यहाँ पे डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड तो नहीं है, बिकॉज डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड जो होता है दैट इज फॉर द डिप्रिसिएशन को काउंट करने के लिए होता है। आपको पता है कोई भी चीज डिप्रिशिएट होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट मेथड या फिर इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है कि हमने अपनी कंट्री में कितना एग्रीगेट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, वो एक तरह से उसका एड अप कर दो बस, वो होता है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड, हमने कितना जनरेट किया है इनकम उसको बेचने के बाद, ये एक मेथड होता है। और या फिर तीसरा मेथड होता है कि कितना हमने खर्चा किया है, वो सब चीजों को यहाँ पे
क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा कहाँ एक्सटर्नल, जितने भी हमने खर्चा कितना किया है वो सब चीजों को बनाने के लिए। तो 3 तरीके होते हैं। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड ये होता है, ये आपको डिप्रिसिएशन काउंट करने के लिए किया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना डिप्रिशिएट हो रहा है, कितना कमी हो रही है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। सो देखिए ये था। अब आपको मैं चाहता हूं कि कुछ टॉपिक के साथ क्वेश्चंस कराऊं, तो अगले वीडियो में आपको एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा मैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ ही आपके मतलब अपना कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, 5 ईयर प्लान के साथ ही कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊंगा मैं, और कुछ इकोनॉमिक के कंसेप्ट के साथ, स्पेसिफिक कंसेप्ट के साथ आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। सो दैट आई विल डू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिससे क्या और आसानी से हो सकता है। कुछ चीजें बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आते, तो विथ दैट आई विल ब्रिंग इट, सो समझ में आ जाएगा आपको, उसके ऊपर डाउट फिर नहीं रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।